नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा ने टिहरी लोकसभा में चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। वहीं चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जगह जगह रोड शो और जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र के गंसाली में रोड शो और जनसभा की और भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए समर्थन जुटाया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और उन्होंने सभी लोगों से 19 अप्रैल सुबह जलपान से पहले भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि देश एवं प्रदेश में भाजपा सरकार कई जन कल्याणकारी कार्य कर रही है जिससे विपक्ष बौखला गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार मोदी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को आश्वस्त किया है कि गंसाली विधानसभा की जनता टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में 90% मतदान करेगी। भाइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय जय श्री राम। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आंख उठाता है दुश्मन तो हमारी फौज, हमारी सेना के लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, ऐसी संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, अब हमने ऐसा कानून बना दिया है कि उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी भाइयों बहनों, जिससे कि उत्तराखंड में कभी भी कोई आगजनी और इस पथराव और जो है लूटपाट के अंदर कुछ लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, कहीं चादर लगा देते थे, कहीं कुछ कर देते थे। उसको अगर पूरी तरह से उसको हमने जब खोलने का काम किया, उसकी जांच करी, हटाने का काम किया, तो कोई अवशेष नहीं मिले नीचे। भाइयों बहनों, हमने कहा देवभूमि पर ये लैंड जिहाद किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और हमने 4000 एकड़ से भी अधिक जमीन आज अतिक्रमण से मुक्त कराई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी किसी जाति का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए भाइयों बहनों, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जो चुनाव में हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो बात कही थी, वो बात हमने पूरी कर दी। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह अपने क्षेत्र में जाएं और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचकर लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करें। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को भी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान जहां उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की, वहीं कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। और इसके अलावा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। लोकसभा का चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी बचा है और अभी से ही सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जो है अभी बीजेपी के पाले में है, लेकिन आगे भी बीजेपी के पाले में रहे इसके लिए तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह की जिम्मेदारी मिली है और किस तरीके से वो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उनको जीतने का दावा कर रहे हैं। सर, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका क्योंकि पहले ही चरण में यहाँ पर चुनाव होना है और सभी को जिम्मेदारी दी गई, तो किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, हम लोग चुनाव को दृष्टिगत काम तो करते ही हैं, लेकिन एक हमारा स्वभाव है कि हम 365 दिन 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। अब हमारे सामने चुनाव की रणभेरी बज गई। पहले फेज में हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव होना है और स्वाभाविक तौर से हम उसी अपने परंपरा के अनुसार, उसी हमारे पार्टी के
नीतियों को और जिस प्रकार से हमारी तरीका है, शैली है पार्टी की, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि मेरे को जो जिम्मेवारी है, आप जानते हैं कि प्रदेश स्तर पे जहां जहां हमें ड्यूटी लगाई जाती है हम लोग जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहना है। और इसलिए भी रहना है कि लास्ट टाइम 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हमारे यहाँ जो हरिद्वार लोकसभा सीट आती है, उसमें सबसे बड़ा मार्जिन मेरी सीट पे था, 63,275 का। तो इस बार मेरे सामने, इसे अवसर कहूं कि चुनौती कहूं कि मेरे सामने एक कोई भाव कहूं कि 2019 का जो रिकॉर्ड है वो मुझे तोड़ना है, यानी कि उससे आगे मुझे अपने पार्टी के प्रत्याशी को ले जाना है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार हम पहले का जो मार्जिन था उससे हम ज्यादा बढ़ के काम करेंगे। इसलिए मैं अपने क्षेत्र को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अपने क्षेत्र के घर घर जाने का काम कर रहा हूं। बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, मंडल स्तर पे जो भी पार्टी का निर्देश होता है, या फिर मैं संयोजक भी हूं उस क्षेत्र का पार्टी के नाते, तो अपने हिसाब से मैं जनता के बीच में जाके और अपने प्रत्याशी को, माननीय मोदी जी को, जो माननीय मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, वो जो पूर्णाहुति, जो वो यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है चुनाव का, उसमें जो आहुति है 5 सीटों की, वो हम अपने उत्तराखंड से जरूर देंगे। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से अच्छा एक रिकॉर्ड अपने प्रत्याशी के पक्ष में देने वाला हूं, इसलिए उस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं लगाऊं। तो सर माना जाए कि जो 5 सीटें हैं लोकसभा की, वो इस बार एक बार फिर बीजेपी की झोली में होंगी। देखिए, आज जिस प्रकार से हवा बह रही है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के बारे में लोगों के मन में एक धारणा है कि मोदी अब की फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी जी का किया हुआ काम 10 साल का, मोदी जी का जो पूरे देश को पूरे विश्व में पहुंचाने का जो उनका तरीका है, जिस प्रकार से कल मैं एक अखबार देख रहा था कि अमेरिका के अंदर कई जगह पे और कार रैलियां हो रही हैं कि साहब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार भारत में आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। और अब देखिए कांग्रेस कहाँ है, कोई और पार्टी कहाँ दिख रही है, अभी तक उनकी संचालन समितियां नहीं बनी है। हम तो इससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी खुद कल रुद्रपुर में बड़ी ऐतिहासिक रैली को संबोधित करके जा चुके हैं। इनके यहाँ भी चुनाव कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप अंदाज लगाइए ना, जनता का रुख देखिए, हमारे काम करने का तरीका देखिए, ऊपर से हमारा नेतृत्व मोदी के रूप में देखिए, इधर हमारे धामी जी के रूप में देखिए। तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत आगे है। हम इस टाइम चुनाव लड़ भी रहे हैं, बहुत फ्रंट पे जाके हम बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पे जाके हम बात। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि कई नेता ऐसे बीजेपी में आ चुके हैं। और वहीं अब हरक सिंह की बात करें, क्योंकि हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए और फिर कांग्रेस में चले गए, और अब एक बार फिर बीजेपी में आने की चर्चाएं उनकी तेज हो चुकी है। तो क्या लगता है इससे बीजेपी को बल मिलेगा? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस डूबता हुआ जहाज लोगों को लग रहा है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व सब उसको मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए काम को प्रभावित होके यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, और आ रहा है नहीं, बहुत से लोग आ चुके हैं, उसके बावजूद जो लोग आना चाह रहे हैं, तो हमें पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी और अपने बेटे रविंदर रावत को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं रविंदर रावत के चुनाव प्रचार को गति देते हुए हरीश रावत जगह जगह जनसभाएं कर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने हरीश रावत से खास बातचीत की। आइए देखते हैं चुनाव प्रचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। का चुनाव इस समय जोरों पर है और कांग्रेस के सामने कहीं न कहीं बड़ी चुनौतियां हैं, और वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी चुनौतियां मानते हैं। सर, लोकसभा का चुनाव है और आपके सामने कहीं न कहीं डबल चुनौती है। एक और बेटा को लोकसभा का टिकट दिया गया है हरिद्वार से, दूसरी और पार्टी की भी जिम्मेदारी है। तो किस तरीके से इस चुनौती से निपटेंगे सर? इस चुनौती से निपटेंगे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर निपटेंगे, जनता के आशीर्वाद के बलबूते पर निपटेंगे, और हमें भरोसा है कि लोग परिवर्तन का मानस बना रहे हैं और कांग्रेस जीतेगी।
सर यदि तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्या पांचों जो लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस इस बार कहीं उसमें सेंध लगा पाएगी? हमारे कार्यकर्ता जागरूक होकर के काम कर रहे हैं। हमारे पास साधन जरूर सीमित हैं, मगर कार्यकर्ताओं का उत्साह साधनों की कमी को पूरा कर रहा है। सर लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। यदि हम हरक सिंह रावत की बात करें, आज उनका भी जाने की चर्चाएं लगातार जारी हैं। देखिए, कुछ कमजोर दिल दिमाग के लोग प्रलोभन में या घबराहट में, कुछ राजनीतिक स्वार्थों में जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर नई खोपड़ें जो फूटी हैं कांग्रेस के अंदर, वो उनका स्थान ले रही हैं। सर यूपी की भी जिम्मेदारी दी गई है आपको? जी, मैं सभी क्षेत्रों में जाऊंगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के सामने कई चुनौतियां इस समय सामने आ चुकी हैं, क्योंकि एक और उनके लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार से जो है उनके बेटे हैं, उनको भी जिताना है, और दूसरी ओर पार्टी की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और तीसरी जिम्मेदारी उनको यूपी की दी गई है कि यूपी में भी वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और आपने सुना उनको कि किस तरीके से वो इन चुनौतियों से निपटते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK24। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्द बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। वहीं अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को बरेली में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, और अब वो आरोपी साफिया फरार चल रही थी। और इस दौरान बीती 12 मार्च को साफिया मलिक के अधिवक्ता ने हल्द्वानी ADJ कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, और 16 मार्च को अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन पुलिस ने मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई की बात कही थी। हालांकि तारीख फिर बढ़ी और वहीं 27 मार्च को दोबारा सुनवाई हुई, और इस सुनवाई में पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने साफिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक FIR करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त है, जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विवेचना चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं, वहीं हरिद्वार में 5 अप्रैल को भाजपा के संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच रहे हैं। वहीं 5 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के डोईवाला चुनावी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डोईवाला बृजभूषण गेरोला सहित पार्टी तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं बैठक में हरिद्वार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं, और वो हमारे पूरे जो हमारी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है उसके बूथ के अध्यक्ष, अपने बूथ के सचिव और BLA 2 और शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे ज़िले के, प्रांत के, प्रदेश के जो हमारे कुछ क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठों के हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। और आज हमने उसकी तैयारी की दृष्टि से और अन्य जो हमारे 1 तारीख से जो हमारे अभी तक लगातार कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी भी हमने आज समीक्षा करी है। हमारे यहाँ से पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर 190 बूथ हैं, 190 बूथों की दृष्टि से हमने अपने 190 बूथों के अध्यक्ष हैं, हमारे 100 बूथ के सचिव हैं और BLA 2 हैं और अन्य जो हमारे पदाधिकारी हैं जो अपेक्षित हैं उस कार्यक्रम में, उन सब की आज अभी बैठक करी है। और इस हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा, उसमें जाएंगे। साथ में हमारी जो टोलियाँ हमारी अभी लगातार हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हमारी टोलियाँ निकल करके जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पत्रक को लेकर के
लेकर के घर घर संपर्क कर रहे हैं। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के किए हुए कार्यों के लेकर के, पत्र लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ अभी हमारे यहाँ पर डोईवाला विधानसभा में हमारे 48 हमारे शक्ति केंद्र हैं और 48 शक्ति केंद्रों में हम लोग पथ सभाएँ हमारी चल रही हैं। उसकी शुरुआत हो गई है। कल भी हमारा शक्ति केंद्र हमारा नथुवाला में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उसमें 500 से भी अधिक संख्या में हमारे बहुत से आम जनता, आम लोग भी उसमें आए हैं। तो इस प्रकार के हमारे इसके कार्यक्रम भी हमारे लगातार चल रहे हैं। साथ में अभी 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी हम लोग मनाएंगे। उसकी भी आज हमने बैठक में उसकी भी रचना करी है कि हम लोग उसमें क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। जनसंपर्क अभियान है, पार्टी का झंडारोहण होगा, मिष्ठान वितरण होगा। ऐसे कार्यक्रम भी हमने इसको उसमें लिया है। उसमें युवा मोर्चा द्वारा कुछ रैलियों भी, बाइक रैली भी उसमें करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम हमारे पास आए हैं। और 7 अप्रैल को बालावाला मंडल में हमारा बहुत बड़ी संख्या में हम लोग मोटरसाइकिल रैली करने वाले, एक रोड शो करने वाले हैं। उसमें हमारे यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें रहेंगे। सुबह हमारी 10 बजे से यात्रा रोड शो हमारा शुरू होगा और पूरे बालावाला मंडल में हम लोग उसको करेंगे और बड़ी संख्या में वहाँ पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी बाइक रैली, मोटरसाइकिल्स और अन्य कार्यकर्ता उसमें। कॉर्बेट नेशनल पार्क के एक वन क्षेत्र अधिकारी पर एक महिला वन दरोगा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता महिला वन दरोगा ने कालागढ़ एसडीओ और वहीं पार्क निर्देशक को शिकायती पत्र देकर वन क्षेत्र अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मामला कॉर्बेट के अधिकारी के संज्ञान आते ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर पीड़िता के साथ शिकायती पत्र देने गए अन्य 4 वन कर्मियों का अलग अलग रेंजों में तबादला कर दिया गया। साथ ही पीड़िता को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं मामले में कॉर्बेट के उच्च अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। वहीं पूरे मामले में पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियों पर अत्याचार के मामले कई गुना बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कॉर्बेट के वन क्षेत्र अधिकारियों द्वारा महिला वन दरोगा के साथ छेड़खानी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता की सहायता करने के स्थान पर शिकायत करने गए अन्य वन कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कॉर्बेट निर्देशक से आरोपी वन क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसके विपरीत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में तब से बेटियों पर, बहनों पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ गए हैं। वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, उसी की नई सीरीज में जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत एक रेंजर ने जो है अपने ही मातहत फॉरेस्टर को जो है उसके साथ छेड़खानी की है, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉर्बेट प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उन्हीं को पनिशमेंट कर रहा है। मुझे सुनने में आया है कि जो फॉरेस्टर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसके साथ जो लड़कियां शिकायत करने गई थी उनका भी ट्रांसफर इधर उधर किया जा रहा है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक केवल 885 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल शस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। वहीं अब प्रशासन ने ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ धारा 107 और 16 के अंतर्गत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि वांछित लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई तथा 107 और 16 से पाबंद करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सिविजिल ऐप पर मिल रही शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए
प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107/16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो NBW विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। सी विजिल ऐप जो निर्वाचन आयोग ने पूर्व से ही इसको सिटीजन्स के लिए जारी किया है, इसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे शिकायतों का मॉनिटर किया जाता है और उनका डिस्पोजल किया जाता है और 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की शिकायत का फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कंप्लेन की जा सकती है। उसमें हल्द्वानी विधानसभा में अभी 150 के आसपास हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें से 3 ड्रॉप हुई हैं। इसके अलावा सभी शिकायतों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव प्रचार के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला भी बढ़ा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा का बूथ नेता पथ सभाओं के साथ बूथ स्तर पर 4 बैठक करेगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना का दिन हर बूथ पर मनाया जाएगा और इसी दिन माइक्रो डोनेशन की शुरुआत भी की जाएगी और 9 तारीख को भाजपा का हर कार्यकर्ता मतदान करने की अपील करेगा। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र में कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन 17 तारीख को बीजेपी कन्या पूजन कार्यक्रम करेगी और हर कार्यकर्ता अपने घर में 11 कन्याओं का पूजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ प्रबंधन की दृष्टिकोण के कार्यक्रम तय किए हैं। हमने प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पथ सभाएं हैं, पथ सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख हूँ। पन्ना प्रमुख का ऐसा है कि मेरे पास 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का वोट पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति को हमको तय करनी है। इसके साथ साथ हमने दूसरी बैठक उस बूथ पर जो नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उसके साथ हम बैठक करने वाले हैं। तीसरी बैठक हमारी बहनों के साथ, मातृशक्ति के साथ, वहाँ पर NGO से जुड़ी हुई अनेकों बहनें होती हैं, कीर्तन मंडली की बहनें होती हैं बूथ पर, उनकी हम बैठकें करेंगे। चौथी बैठक हम सामाजिक वर्ग की करेंगे, जिनमें समाज वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें की वोटर्स होते हैं, उनकी हम बैठक करेंगे। तो इस प्रकार का कार्यक्रम की रचना हमारी 4-5 बैठकों के दौरान हम उसको बूथ पर करेंगे। उसके साथ साथ 6 तारीख पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस हमारे बूथ पर भव्यता से मनाते हैं और उस दिन हर कार्यकर्ता अपने घरों पर कमल का झंडा लगाएगा और जो माइक्रो डोनेशन का जो अपील हमने समाज से की है, जनता से की है, 50 रुपये, 5 रुपये से लेके और 2000 तक का माइक्रो डोनेशन, ये लोकतंत्र के अंदर चुनाव में एक प्रकार से जब हम ऑनलाइन डोनेशन लेते हैं तो उसका एक प्रमाण सत्यता रहती है। उस कार्यक्रम को उस दिन चलाएंगे। अपना 9 तारीख को वर्ष प्रतिपदा है। वर्ष प्रतिपदा के दिन हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आम नागरिक से अपील करेगा मतदान करने का। लोकतंत्र के लिए सबसे अपील उसकी रहेगी, लोग अपने सब परिवारों से अपील रहेगी मतदान करें। ग्राम प्रधान जो हमारा वो कहेगा, मैं अपने सारे ग्राम प्रधान से अपील करता हूं कि मेरे गांव का एक व्यक्ति जो मतदाता मतदान करे। मतदान का अभियान सब, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का महत्व इस आधार रखें। उसके बाद 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर गाँव है, अनेक अनुसूचित बहुल गाँव है, वाल्मीकि समाज के गाँव हैं, उन गाँव में अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम होगा और मोदी जी द्वारा अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व कर जो उनका योगदान रहा है उस विषय को हम वहाँ पर रखेंगे। इसके साथ साथ 17 तारीख मतदान प्रचार का आखिरी दिन होगा। उस दिन कन्या पूजन होता है, रामनवमी का दिन है। तो कन्या पूजन में हम प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है, अपने घर में 11 कन्याओं का पूजन करेंगे और उनके हाथ पर जो लक्ष्मी का आसन है, कमल का फूल, वो उनके आसन बने और उन कन्याओं से हम मोदी जी के आशीर्वाद मांगेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगे। ये हमारे आगामी दिनों के कुछ कार्यक्रम सर में आपको। उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं और वहीं जिसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार की रणनीति के तहत कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इंडिया गठबंधन घटक दलों ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में गठबंधन धर्म निभाने की बात करते हुए मिलकर प्रचार करने का निर्णय लिया है।
यहाँ मौजूद नेताओं ने अंकिता हत्याकांड से लेकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। हम अपना गठबंधन का धर्म निर्वहन करते हुए प्रकाश जोशी जी को जिताने के लिए हम समाजवादी पार्टी, अपना आप पार्टी हो या अन्य जो इंडिया गठबंधन में सभी मिलजुल कर साथ काम करेंगे और जितनी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहेंगे कि हर जगह गठबंधन के प्रत्याशी विजयी हों और संगठित होकर के प्रकाश जोशी जी को चुनाव लड़ाएं। जिस तरीके से हमारा महागठबंधन तैयार हुआ है, निश्चित तौर पर ताकत हमारी बहुत बड़ी है। पूरे देश में कुल मिला के देखा जाए तो 63% वोट जो महागठबंधन में पार्टियां हैं उनको हमेशा प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा वोट बैंक आज महागठबंधन के रूप में हमारे साथ है, जिसका निश्चित रूप से लाभ हमें इन लोकसभा चुनाव में मिलने जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम महागठबंधन की मदद से इस लोकसभा चुनाव को बहुत भारी मतों से जीतेंगे और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को विजयी बनाएं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम करने वाले, देश की सत्ता पर देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाले लोगों को जवाब है। आने वाला समय कांग्रेस का समय होगा, कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों का समय होगा, विकास का समय होगा, न कि तानाशाही और मौकापरस्त लोगों का समय होगा। और यहाँ आज हम पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोग, नेता लोग बैठकर चुनाव संचालन समिति का अभी यहाँ पर एक तय करेंगे और 6 तारीख को माननीय प्रकाश जोशी जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके भी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की जाए। थराली नगर पंचायत के देवाराडा वार्ड के लोगों ने गांव से प्रत्याशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यही नहीं, ग्रामीणों ने सरकार को चुनाव का बहिष्कार करने की भी धमकी दी है। लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके गांव को सड़क संपर्क से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने आज तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर रोड नहीं तो फिर वोट नहीं। हम लोगों ने जो है जनवरी से बहुत लंबा आंदोलन चलाया था। सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था कि तुरंत ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य हुआ नहीं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, एक्शन PMGSY, इन लोगों ने फ़ोन करके 20 जनवरी को बता दिया था कि तुम्हारी सड़क 7 दिन के अंतर्गत शुरू हो जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। 1.5 महीना गुजर गया। हम लोग झूठे वादों से त्रस्त आकर के इस समय जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। 2-3 महीनों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमें शासन प्रशासन ने अभी भी झूठे वादों में उलझा रखा है। रोड नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि रोड आएगी, रोड आएगी। अभी तक कुछ भी नहीं है, पर हमारे गांव में रोड नहीं आएगी तो हम। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।